नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी सब खुश और अपनी लाइफ को पूरी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ, फैमिली और स्टडी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के साथ साथ पीस और अवेयरनेस फैलाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी को आसान और स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े, जहां आपको मिलेंगे इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट टिप्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं दोस्तों, क्या आप अपनी डेली रूटीन सही से फॉलो कर रहे हैं? समय पे उठ रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, उठते ही पानी पीना, एक्सरसाइज करना, शाम को पूरे दिन के जो भी टॉपिक्स याद किए हैं आपने उसका एनालिसिस करना। इसके अलावा आपने कौन कौन कितना का टाइम स्टडी को दिया है, कितना नहीं दिया है, उन सब चीज़ों का क्या आप एनालिसिस कर रहे हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितना हार्ड वर्क किया है? तो इन सब को देखें। तो आज हम बहुत सारी न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हैं कि जो मज़ा अपने दम पर सफल बनने में है, वह मज़ा करोड़ों अरबों की दौलत में भी नहीं है। अगर पापा की संपत्ति आपके पास करोड़ों की है और उसके दम पर आप ऐशो आराम कर रही हैं, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आप अपनी मेहनत के बल पर जो अचीवमेंट करते हो उसमें जो मज़ा आता है, वैसा मज़ा किसी चीज़ में भी नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आप एकदम से ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाते तो आप थोड़ा थोड़ा काम करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर खरगोश की चाल न चल के आप कछुए की चाल से भी लगातार चलते हो और हर रोज़ हार्ड वर्क करते हो तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे महिला आरक्षण बिल पर। इस पे अभी हाल ही में संसद में, लोकसभा में विधेयक लाया गया और उस पर चर्चा चल रही है। तो लोकसभा में इस पे काफ़ी सारा हंगामा हो रहा है। 18 घंटे की इस पे डिस्कशन होने वाली है। महिला आरक्षण बिल क्या है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने से रिलेटेड ये बिल है। SC/ST सीटों में भी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पूरी हिस्ट्री इसमें हम जानेंगे कि शुरुआती विचार 1970 से लेकर 80 तक महिलाओं की कम भागीदारी की चर्चा है। 1992-93 में 73 और 74वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसके अकॉर्डिंग पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। संसद में पहली बार ये 1996 में लाया गया था, HD देवगौड़ा की सरकार में। 1996 से लेके 1996 में 81वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। ये लोकसभा में पेश किया गया था। ये ज्वाइंट कमेटी थी, जो गीता मुखर्जी की कमेटी थी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये बिल लेके आओ, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के आधार पे ये बिल लाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोकसभा में भंग हो गया था ये बिल। भारत में महिलाओं को कहाँ कहाँ आरक्षण मिलता है, तो इसे 3 स्तर पर हम समझते हैं। सबसे पहले जो आरक्षण मिलता है वो है स्थानीय निकाय में, पंचायती म्यूनिसिपैलिटी के अंदर मिलता है। फिर ये मिलता है राज्य स्तर के ऊपर, कुछ विशेष आरक्षण मिलता है। ये नीतियाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग हो सकती हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर संसद और विधानसभा अभी लागू होना बाकी है, यानी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाता अभी संसद और विधानसभा में। स्थानीय निकाय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कानून है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया था। इसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक्ट, ये 1992 में लाया गया था। इसके जो प्रावधान है वो निम्न प्रकार है। तो कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए इसमें लाया गया था। 80 और 80 सीटों में भी 33% आरक्षण था, वो महिलाओं के लिए इसमें लाया गया था। 50% आरक्षण देने वाले जो राज्य हैं, कई राज्यों ने 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। वो राज्य है बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। इसके अलावा जो है वो है ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा। यानी ये स्टेट हैं जिनमें आरक्षण को, महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। भारत में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 45 से 50% तक पहुंच चुकी है। शहरी निकाय, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी में
वही कानून लागू है। 74th अमेंडमेंट एक्ट, आरक्षण है वो न्यूनतम 33% और कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है। अभी हमने उन राज्यों की डिस्कशन किया है। तो नगर निकाय और नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत के अंदर यह लागू है। राज्य विधानसभा में जो वर्तमान स्थिति है उसकी अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग लागू होने के बाद 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। यह अधिनियम कब लागू होगा? तो सेंसस यानी जनगणना के बाद यह अधिनियम लागू होगा और 2029 में लगभग ये चुनाव होंगे, उस टाइम इसको लागू किया जा सकता है। लोकसभा में जो इसकी वर्तमान स्थिति है वहाँ पे अभी इस आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। भविष्य में 33% आरक्षण लागू हो सकता है। 2023 के कानून के बाद 80 सीटों में भी ये लागू होगा, यानी 2023 की जगह 2026 में अभी इस कानून के विधेयक पास किया गया, इस पे भी बहस चल रही। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे शिक्षा। कई राज्यों में कॉलेज और विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन यानी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है। कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार है, बिहार के अंदर 35% रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। इसके अलावा राजस्थान है, वहाँ पे पुलिस में रिजर्वेशन दिया जाता है, पुलिस की जॉब में वहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा जो एमपी है, एमपी में भी जॉब में कोटा मिलता है। चुनाव स्तर पर जो चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ग्राम पंचायतों में मिलता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में 33 से 35% तक आरक्षण अभी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पंचायत समिति में भी 33 से लेके 50% तक आरक्षण मिल रहा है। जिला परिषद में 33 से लेके 50% तक आरक्षण मिल रहा है। शहर नगर निगम या नगर पालिका में भी 33 से लेके 50% मिल रहा है। राज्य विधानसभा में अभी आरक्षण नहीं लागू किया गया है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर अभी आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर ये नारी वंदन अधिनियम 2026 से डिक्लेयर हो जाता है, पास हो जाता है दोनों विधानसभा और लोकसभा से, तो इसे राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा में अभी नहीं दिया जाता और विधानसभा में भी अभी नहीं दिया गया है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। यानी ये अमेंडमेंट कौन सा था? 73 और 74 अमेंडमेंट था, 73 और 74। कई राज्यों में इसमें 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह। पंचायत मॉडल इसका सबसे सफल रहा है। संसद और विधानसभा में अभी यह पेंडिंग है। 2000 इस फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। कंक्लूजन जो आंसर राइटिंग है वो भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण स्थानीय स्तर में मिला है, लेकिन उच्च स्तर पर ये स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल में अभी भी ये पेंडिंग पड़ा है। 2024 में कानून लागू होने के बाद 26 यहाँ पे 23 लिखा गया, 26 है। कानून लागू होने के बाद यह गैप कम होगा। बार बार जो फेल हुआ था ये 1998 और 2003 में ये पास नहीं हो पाया था। उस टाइम भी इस पर बहस हुई थी और विधेयक पास किया। 1998, 1999 और 2003 में ये 3 बार पेश किया गया था। इसके अलावा यह कानून हर बार राजनीतिक विरोधियों के धक्के चढ़ गया था, जिसकी वजह से ये सहमति की कमी होने की वजह से ये डिक्लेयर नहीं हो पाया था। हर बार बिल लैप्स हो गया था। 2008 में सबसे महत्वपूर्ण जो 108वां संविधान संशोधन बिल 2008 के अंदर आएगा था। उस टाइम भी इसका नहीं को 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में पास ये नहीं हो पाया था। फिर से यह लैप्स हो गया था लोकसभा में। 2026 में बड़ा बदलाव होने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास। 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था। 2026 में वर्तमान जो स्थिति है इसके जो लागू करने के लिए इस पर चर्चा जारी है। अभी ये लोकसभा में चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद यह लागू होगा, जनगणना के बाद यह लागू होगा, डिलिमिटेशन के बाद। 2019 में चुनाव के बाद लागू होने की संभावना है। 29 में। इसमें कौन कौन से कानून आर्टिकल जुड़े हैं? तो नई आर्टिकल जो जोड़े गए हैं वो इस प्रकार हैं। आर्टिकल 303
330A इसमें जोड़ा गया है लोकसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए। आर्टिकल 332A ये विधानसभा में आरक्षण के लिए जोड़ा गया है। आर्टिकल जो 333A है वो 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा अन्य संबंधित जो आर्टिकल 82 है वो डिलिमिटेशन के बाद ये लागू होगा। आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग विधानसभा में सीटें निर्धारित होंगी। पहले पास क्यों नहीं हो पाया, तो इसके कारण है ओबीसी में आरक्षण की मांग। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं था, इसलिए कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जैसे अभी भी समाजवादी पार्टी कर रही है। पुरुष नेताओं ने का विरोध था। पुरुष नेताओं का मानना था कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आ गई तो उनके अधिकार हैं वो छीन जाएंगे और उनकी जो वहाँ पे शक्ति है वो कम हो जाएगी। राजनीतिक सहमति की कमी थी, सभी दल एकमत नहीं थे इसमें। कांग्रेस उस टाइम जब कांग्रेस सरकार लेके आई थी तो भाजपा इससे सहमत नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। अभी भी जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी उसमें मुस्लिम महिलाओं में आरक्षण का नाम लेके इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक सहमति की कमी, बाकी अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, यूपी में अभी इलेक्शन होंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसका वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। एलिट वुमेन्स का डर रहता है। कहा गया कि केवल अमीर और शहरी महिलाएं लाभ लेंगी, बाकी जो महिलाएं हैं या फिर जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति जो पिछड़े इलाकों में रहती हैं, जो अवेयर नहीं है, वो महिलाएं इसे लाभान्वित नहीं होंगे। रोटेशनल रिजर्वेशन की समस्या भी एक मुख्य मुद्दा है। हर चुनाव में सीट बदलने से विकास प्रभावित होगा, यानी हर चुनाव में सीट बदलने से विकास भी प्रभावित होगा। यही मुख्य कारण थे जिसने बिल को 30 साल तक पास नहीं होने दिया था। बिल की जो कमियां हैं, क्रिटिसिज्म है, वो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं है, डिलिमिटेशन पर निर्भर है, तुरंत लागू नहीं होगा। यानी जनगणना होने के बाद ही ये सीटें निर्धारित होंगी, उसके बाद जनगणना के आधार पर ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। रोटेशन से राजनीति में स्थिरता कम होगी। प्रॉक्सी विमेन, सरपंच पति जैसी समस्याएं, जैसे आजकल जो स्थानीय स्तर पर आरक्षण दिया जाता है, महिला सीट पर चुनाव तो जीत जाती हैं महिलाएं, लेकिन उनकी जगह जितने भी कार्य होते हैं वो उनके पति करते हैं। इसलिए समाज के अंदर या फिर जो भी सारे वर्क होते हैं वो सामाजिक सोशल इमेज उनके पति के नाम पे ही होती है। पति सरपंच को बोला जाता है, यानी पत्नी का कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्शन में जीतती है। वास्तविक शक्तिकरण नहीं होता, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी महिलाओं की जो वास्तविक शक्ति उसके हाथ में नहीं होती, उनके पति के हाथ में होती है। इसके जो एडवांटेज हैं, जो फायदे हैं, इसमें पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट होगा। एक तो पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट होगा, यानी महिलाएं भी राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी और अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होंगी। संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, अभी सिर्फ 15% ही संख्या है, बाद में ज़्यादा परसेंट होने की, यानी जनगणना के बाद, सेंसस के बाद पता चलेगा कि कितनी संख्या इनकी होगी। इसके अलावा जेंडर इक्वेलिटी, यानी महिलाओं में निर्णय लेने की भागीदारी वो पुरुषों के बराबर होगी। पहले महिलाएं घर तक सीमित थी, घर के कामकाज तक ही सीमित थी, लेकिन अब महिलाएं क्या होंगी, बाहर भी निर्णय, प्रशासनिक कार्यों में, नीति निर्माण में भी अपनी भागीदारी दे सकेंगी और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। इससे बेटर गवर्नेंस जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर भी उनका ध्यान जाएगा। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिन पर पुरुष जो नेता होते हैं वो इतना ध्यान नहीं, यानी उनको इतनी अटेंशन नहीं देते हैं। अगर महिला होगी तो महिला, एक तो माना जाता है कि वो संवेदनशील ज़्यादा होती, हर मुद्दे के लिए वो ज़्यादा उसमें संवेदना होती, तो ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ वो रख पाएगी। महिलाओं से संबंधित मुद्दे वो ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ रख पाएगी, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है और महिलाओं की समस्या वो अच्छे से, पुरुषों की कंपेयर में ज़्यादा अच्छे से समझती है। स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण जैसे मुद्दों पर भी वो ध्यान दे सकेगी, क्योंकि पोषण से घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो अक्सर महिलाएं ही बनाती हैं। इसलिए पोषण से संबंधित रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो पुरुषों की कंपेयर में महिलाओं को ज़्यादा पता होता है। तो ऐसे मुद्दे लाकर वो एक महिलाएं समाज में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। इसके अलावा पंचायत सक्सेस मॉडल पहले से पंचायतों में सफल है, यानी महिलाओं ने पंचायतों में आरक्षण लेकर दिखा दिया है कि वो भी देश के विकास में घर से बाहर निकलकर अपना रोल
रोल निभा सकती हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। वो घर में ही नहीं, बाहर भी एक सफल नेता या फिर टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, हर रूप में वो सफल हैं। सोशल चेंज इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में आएगा। समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी। माना जाता है कि महिलाएं सिर्फ घूंघट में या घर में ही अच्छी लगती हैं, पहले हमारी जो परंपराएं, रूढ़िवादी सोच है। लेकिन आजकल जब महिलाएं बाहर निकल रही, बाहर कार्य कर रही, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही, तो इससे उन्होंने अपने सामर्थ्य को दिखा दिया है कि वो हर काम में, हर फील्ड में पुरुषों से बराबरी करके चल सकती हैं। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग, कहीं कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों के समान कंधों से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं देश के विकास में। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं, जैसे मेरिट व्यस रिजर्वेशन डिबेट्स, पुरुष नेताओं का डिस्प्लेसमेंट, यानी पुरुष नेताओं का, इसमें पुरुषों का वर्चस्व वो खत्म होगा, तो पुरुषों के लिए तो एक दुख की बात है ये। एलिट कैप्चर, उच्च वर्ग की महिलाएं इसमें ज़्यादा होंगी, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, अपने अधिकारों के प्रति वो अवेयर होती हैं, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होती हैं, और वहाँ पे धन बल या फिर अन्य चीज़ों की वजह से वहाँ पे उनके जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। वहीं पिछड़े इलाकों से या फिर जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं वो कम जा पाएंगी, क्योंकि एक तो वो अवेयर भी नहीं है अपने अधिकारों के लिए। नंबर 2, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि ज़्यादातर महिलाओं को घर में रहना ही पसंद किया जाता है, इसलिए उनको फैमिली मेम्बर भी इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद भी अवेयर नहीं है। तो निचले वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए यह वहाँ पे कम जाने के चांसेस रहेंगे। डमी कैंडिडेट्स का खतरा रहता है, जैसे कि सरपंच होते थे कि महिला जैसे इलेक्शन लड़ गई और लड़ लिया और जीत भी गई, लेकिन उसकी जगह उसका जो पति है वो वहाँ पे सारे काम कर रहा है। तो इसमें ये भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन डिले, भारत में महिलाओं की स्थिति, संसद में महिलाओं की भागीदारी 14 से लेकर 15% कम है, यानी महिलाओं की जितनी स्थिति है उसमें से उनकी कंपेयर में 14 से लेके 15% कम है। पंचायतों में 33% से बढ़ाकर आरक्षण कुछ राज्यों में 50% कर दिया, यानी कुछ राज्य अभी भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, और उन्होंने 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। उनका मानना है कि जब महिलाओं की जनसंख्या आधी है हमारे देश के अंदर लगभग, और जितना घर को चलाने में पुरुष अपना योगदान देते हैं उतना ही महिलाएं देती हैं, क्यों ना देश को चलाने में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर होना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम डीपली पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो शिक्षा में असमानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों की कंपेयर में कम पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे में वहाँ पे इस कानून का फॉलो होने में या इम्प्लीमेंटेशन होने में अभी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, रोजगार कम, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, महिलाओं का राजनीति में अभी प्रतिनिधित्व कम है, क्योंकि वो एक तो वो उनका जो मुख्य कार्य होता है वो घर में कामकाज करना, बच्चों का पालन पोषण होता है, इसलिए वो घर से बाहर कम निकलती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन काफ़ी सारे सुधार भी अभी किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी, हरियाणा के पानीपत से, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इससे लिंगानुपात है वो देश का काफ़ी कम हुआ है, और महिलाओं पुरुषों की संख्या भी बराबर हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, पूरे देश में काफ़ी मात्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसकी महिलाएं रोजगार देने वाली भी बनी है। काफ़ी सारे क्षेत्र में महिलाएं खुद ही नहीं बल्कि और महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं, जैसे सिलाई सेंटर खोल रही हैं, इसके अलावा ड्रोन दीदी है, इसके अलावा बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करती हैं और आर्थिक सशक्तिकरण भी प्राप्त कर रही हैं। पंचायत आरक्षण है, उसमें यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1996 में पहला बिल लाया गया था, 2008 में राज्यसभा में पास हुआ, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, 2033 में 33% आरक्षण दिया गया था इसके अकॉर्डिंग महिलाओं को, 80 और 80 में भी इसे लागू किया था। लागू होगा ये सेंसस यानी जनगणना के बाद लागू होगा। इसकी अवधि होगी वो 15 साल की होगी। इसका जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार है। महिला आरक्षण बिल राजनीतिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए ओबीसी का मुद्दा और इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियां अभी बाकी हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन देगा और एम्पावरमेंट के लिए भी एक कदम जरूरी है। इसके अलावा 73वां 74 लोकल यानी
73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 33% आरक्षण फिक्स किया गया था। और इसके अलावा 50% आरक्षण कुछ स्टेट्स में किया है, 2023 में संसद में फिक्स हुआ था। यानी ये एक टिप्स है, आप इस टिप्स को लाइन इस टिप्स के माध्यम से आप पूरी न्यूज को अपने माइंड में बिठा सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। जो अब इस ट्रिक को समझते हैं। 73वां 74वां 73वां 74वां 92 में संविधान संशोधन लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। पंचायत नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण या मैंडेटरी अनिवार्य है, 33% फिक्स किया गया था। इसके बाद 33% सीटों को मिक्स 50% कर दिया गया था। मतलब कई राज्यों ने 33% से बढ़ाकर 50% किया, जैसे बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 2023 में संसद में फिक्स मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया था। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। नए आर्टिकल जो जुड़े थे उसमें 330, फिर एक छोड़ के 332, फिर एक छोड़ के 333, छोड़ के 334, यानी एक छोड़ के इस पे ए सब क्लोज है। ये लागू होगा सेंसस के बाद। इसमें फाइनल रिवीजन जो आप कर सकते हैं 73वां 74वां लोकल बॉडीज यानी लोकल स्थानीय स्तर पर 33% आरक्षण मैंडेटरी किया गया, 50% स्टेट इंक्रीज कर सकता है, 20% बढ़ा सकता है। 2023 में पार्लियामेंट असेंबली फ्यूचर कोटाज में महिला आरक्षण लागू होने के परिणाम के बाद राजनीतिक प्रतिनिधि में बड़ा बदलाव आया। लोकसभा और विधानसभा महिलाओं की संख्या 15% से बढ़कर 33% हो जाएगी। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग पावर मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन और इम्प्रूवमेंट की दिशा में भी बड़ा कदम है ये। नीति बदलाव में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और पंचायत मॉडल की बेहतर परिणाम आएंगे। जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा मिलेगा, पुरुष प्रधान राजनीति में संतुलन आएगा, संविधान की समानता के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक बदलाव यानी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंजमेंट आएगा। समाज में महिलाओं की स्थिति इससे मजबूत होगी, रोल मॉडल बनेंगी। इसके अलावा महिलाएं अगली पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगी। राजनीतिक दलों में भी बदलाव आएगा, पार्टियों में महिलाओं को टिकट देने के लिए भी मजबूर होंगी, कई महिला नेतृत्व उभरेगा, सत्ता संरचना में भी बदलाव आएगा। मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स धीरे धीरे बदलकर इंक्लूसिव बनेगी। संभावित जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, सरपंच पति जैसी समस्या संसद में भी आ सकती है। इसके अलावा शहरी अमीर महिलाएं ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। हर चुनाव में सीट बदलने से विकास कंटिन्यूटी प्रभावित होगा। ओबीसी वुमेन इश्यू, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन डिले हो सकता है, सेंसर डिलिमिटेशन के कारण तुरंत लागू नहीं होगा, 2029 के बाद ही लागू होगा। इसके जो प्रशासनिक प्रभाव हैं वो इस प्रकार हैं, यानी गवर्नेंस इम्पैक्ट है, वो स्टडीज दिखाती है कि महिला नेता करप्शन कम करती हैं, वेलफेयर स्कीम्स के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए गवर्नमेंट इक्वेलिटी इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा जो महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाएगा और महिलाओं को राजनीतिक में ऐतिहासिक भूमि निभाएगा। हालांकि प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा अगली न्यूज है दोस्तों, रक्षा समझौते पर इटली का फैसला, यानी भारत और इटली का एक समझौता हुआ है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत इटली संबंध कितने पुराने हैं, ये सब बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। आधुनिक कूटनीतिक संबंध पर चर्चा करेंगे। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद औपचारिक संबंध स्थापित हुए, इस पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापार मसालों, कपड़ा और रेशम का व्यापार होता था। मतलब संबंध प्राचीन है और आधुनिक दोनों स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था है। इटली यूरोप में भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत निर्यात करता है कपड़ा, चमड़ा, इसके अलावा दवाइयाँ, मशीनरी। भारत वहाँ से आयात जो करता है, जो चीज़ें मंगवाता है इटली से, वो मशीनरी है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उपकरण है, डिजाइन और लग्जरी उत्पादन है,
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो इटली की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इसमें भारत के लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मेक इन इंडिया में ये सहयोग दे रही हैं। इसके अलावा रक्षा डिफेंस कॉरपोरेशन में भी ये सहयोग कर रही है। हाल के वर्षों में ये तेजी से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में रक्षा तकनीकी, नौसेना और संयुक्त अभ्यास में भी इनका योगदान बढ़ रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी इनका सहयोग बढ़ रहा है। रिसर्च कोलैबोरेशंस के अंदर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब क्षेत्रों में स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी योगदान दे रहे। शिक्षा और संस्कृति, छात्र छात्र आदान प्रदान, वहाँ के छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध, आर्ट हेरिटेज, इसके अलावा क्लाइमेट एनर्जी, यानी दोनों में साझेदारी निवेश कर रहे हैं। क्लाइमेट और एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन, संबंधों में उतार चढ़ाव भी हो रहा है। यानी 2012 से लेकर 2020 के बीच भारत और इटली के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। इटालियन मैरीन केस में संबंधों में तनाव हुआ है। बाद में संबंध सामान्य हो गए थे, लेकिन 2023 के बाद तेजी से सुधार भी हो रहा है। हाल ही में जो चर्चा के जो इसमें कारण है, इसके भारत इटली संबंध इसलिए चर्चा में है क्योंकि रक्षा समझौते हुए हैं। डिफेंस कॉरपोरेशन में दोनों देशों ने डिफेंस कोलैबोरेशंस बढ़ाने पर सहमति दी है। ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी देंगे, रक्षा से संबंधित, स्पेस से संबंधित, साइबर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे को देंगे, जिससे वहाँ के उत्पादन, मतलब दोनों देश अपने अपने देशों में ये सामान प्रोडक्शन उत्पादन कर सकेंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत किया जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी दोनों अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी दोनों की, उसमें इंडो पैसिफिक और मेडिटेरियन रीजन में दोनों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। IMEC कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म है IMEC की, यानी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। IMEC इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और यूरोप में इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी भारत और यूरोप के बीच जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी वो से IMEC कॉरिडोर से बढ़ेगी। इटली इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी है, यानी इटली और भारत इसमें दोनों निवेश कर रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, यानी रक्षा उपकरण जहाँ पे बनेंगे उसमें भी दोनों सहयोग करेंगे। को प्रोडक्शन, इंडिया में हथियार बनाने में भी इटली सहयोग करेगा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा इटली से हम काफ़ी सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जैसे हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने की, स्पेस के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हम अगर टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करते हैं तो हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। वर्तमान संबंध का जो स्तर है वो इंडिया और इटली रिलेशन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल कॉरपोरेशन में भारत के लिए महत्वपूर्ण जो तत्व है वो यूरोप में एंट्री का पॉइंट है यहाँ पे, यानी यूरोप में हम सीधे एंट्री कर सकते हैं इस कॉरिडोर के द्वारा। इटली और EU का महत्वपूर्ण, इटली EU का यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण देश है, यानी इटली है वो EU का पार्ट है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि EU में अभी कितने देश हैं। वर्तमान में लगभग 27 देश हैं। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन में रूस पर निर्भरता कम होगी, यानी रूस से हम बहुत सारी रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं, तो किसी भी देश के ऊपर हमें पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें अलग अलग देशों से व्यापार या फिर टेक्नोलॉजी या अन्य समझौते करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी देश से किसी भी टाइम बिगड़ सकती है तो हम अपने हितों का नुकसान कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, और दूसरे देश के उपकरण जो होते हैं खासकर रक्षा से संबंधित वो कम विश्वसनीय भी हो सकते हैं। तो युद्ध के टाइम हमारी ये हार या जीत का जो डिसाइड होता है वो है हथियार कर सकते हैं। तो इससे रूस पर हमारी निर्भरता कम होगी, ट्रेड ग्रोथ, व्यापार में वृद्धि होगा, EU मार्केट तक हम पहुँच पाएंगे, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं उन सब तक हम पहुंच सुनिश्चित कर पाएंगे। इस कॉरिडोर के द्वारा कनेक्टिविटी में बढ़ावा मिलेगा। IMEC कॉरिडोर के द्वारा हम कनेक्टिविटी यानी मजबूत कर पाएंगे, वहां तक अपने व्यापार या मार्ग को सीधा पहुंच पाएंगे। इससे रिलेटेड जो चुनौतियां हैं वो
ईयू रेगुलेशन, यानी ईयू रेगुलेशन है उसके द्वारा भी ये प्रभावित होता है। ट्रेड इम्बैलेंस होगा, यानी व्यापार अनिश्चित होगा। पास्ट जो मिस्ट्रियल हैं, जो इटालियन मेरिन्स इश्यू हैं, वो इस प्रकार है। भारत इटली संबंध ऐतिहासिक व्यापारिक संपर्कों से विकसित होकर आज एक बहुआयामी राजनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, जो व्यापार, रक्षा, वैश्विक कनेक्टिविटी IMEC में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप ये याद करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। रोम ट्रेड 1947 में हुआ था, यानी हमारे जो समझौते हुए थे रोम के साथ, वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से होने लगे थे। इसके अलावा मेरिन्स डिप 2023 में स्ट्रेटेजिक रीजन्स, यानी समुद्र के अंदर जो समझौता होता है। रोम टाइड प्राचीन संबंध है रोम के साथ। प्राचीन भारत में रोमन एम्पायर के बीच व्यापार होता था, यानी प्राचीन समय में भारत और रोमन एम्पायर के बीच में काफ़ी व्यापार होता था। उस टाइम भारत से मसाले, रेशम और कपास भारत से रोम ले जाए जाते थे। रोम से यहाँ पे बदले में सोना, चांदी और वाइन लाई जाती थी। इंडिया और यूरोप ट्रेड की शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन दक्षिण भारत में चोल, पांड्य बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। वहाँ से काफ़ी चोल और पांड्य जो बंदरगाह थे, वहाँ से इटली और यूरोप यानी भारत के बीच में व्यापार होता था। 1947 के बाद आधुनिक कूटनीतिक संबंध हमारे इटली के साथ बने थे। इंडिया और इटली के बीच जो 1947 के बाद औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे, एम्बेसी वहाँ पे दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसी खोली गई थी। इसके द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे। इसके अलावा कल्चरल टाइज भी उसी टाइम 1947 में शुरू हुई थी, यानी दूतावास जो खोले गए थे वो 1947 में। व्यापार और कल्चरल सांस्कृतिक संबंध हमारे 1947 हुए थे। कोल्ड वार के बाद संबंध और मजबूत हुए हैं। मेरिन्स डिप संबंधों में गिरावट कब आई थी? तो इसका मतलब इटालियन मेरिन केस हुआ था। ये क्या केस हुआ था? तो 2012 में इटली के मरीन ने भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी। उसके बाद से, 2012 की बात है दोस्तों, उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी भारत में, तो उसके बाद हमारे इटली के साथ जो संबंध थे वो थोड़े फीके पड़ गए थे। कानूनी विवाद हुआ था, यानी डिप्लोमेटिक टेंशन इसमें आई थी कानूनी विवाद से। वहाँ के मरीन ने भारतीय मछुआरों को गोली मारने के बाद, तो इससे रिश्ते खराब हुए थे और EU और ट्रेड टॉक्स पर इसका काफ़ी असर पड़ा था, यानी यूरोप के साथ भी हमारा व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा था। ये रिलेशन का लो फेज था और 2023 में स्ट्रेटेजिक राइज नया दौर शुरू होता है, यानी 2023 के बाद रिलेशन तेजी से बेहतर होते हैं। और इसके जो प्रमुख कारण थे वो नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध 2023 के बाद फिर से ऊंचाई पकड़ने लगे। हाई लेवल मीटिंग हुई और मेलोनी यहाँ पे आई, प्रधानमंत्री मोदी इटली में गए। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में एक दूसरे के एग्रीमेंट हुए। जॉइंट प्रोडक्शन हुआ, यानी साझा उत्पादन हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुई, एक दूसरे देशों ने, दोनों देशों के साथ टेक्नोलॉजी से शेयर की। स्पेस है, रक्षा उपकरण है, काफ़ी सारी सेक्टर में इन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर की। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी यूरोप तक पहुंच बनी। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के द्वारा दोनों देशों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भारत और यूरोप के कनेक्शन बढ़े हैं। इटली की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रही है। ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इन दोनों की पार्टनरशिप रही है। इसका इंडो पैसिफिक मेडिटेरियन कॉरपोरेशन, रोम ट्रेड, प्राचीन आर्थिक संबंध। 1947 में हमारे औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। मेरिन्स डिप 2012 में विवाद से गिरावट आई थी। 2023 में स्ट्रेटेजिक राइज, यानी फिर से हमारे संबंध मजबूत हुए थे और नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनी थी। इसके अलावा जो एंशियंट ट्रेड, मॉडर्न रिलेशन और कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजिक कमबैक। भारत इटली संबंध पारंपरिक व्यापारिक जुड़ाव से विकसित होकर आज रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन हो चुके हैं, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और बहुधुरीय विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत इटली संबंधों के संदर्भ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शब्द का अर्थ क्या है? तो केवल व्यापारिक संबंध, केवल रक्षा सहयोग, बहुआयामी सहयोग, ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, केवल सांस्कृतिक संबंध। इसका सही आंसर है जी केवल सी, यानी बहुआयामी सहयोग, ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। आंसर
नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट भारत इटली सहयोग से संबंधित है? तो नंबर 1 INSTC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, SAGAR सागर, बिम्स्टेक। इसका सही आंसर है जी बी। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत इटली संबंधों में इटालियन मैरीन केस किससे संबंधित था? तो व्यापार विवाद, पर्यावरणीय विवाद, मछुआरों की हत्या से जुड़ा कानूनी विवाद, रक्षा समझौता। इसका सही आंसर है मछुआरों की हत्या से जुड़ा कानूनी विवाद। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो, हाल के भारत इटली समझौते का मुख्य फोकस क्या था? तो नंबर 1 रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सांस्कृतिक आदान प्रदान। सही विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी तीनों ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, इटली किस संगठन का सदस्य है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है? तो ASEAN, सार्क, SAARC, यूरोपियन यूनियन यानी या फिर ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर है सी, इटली यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है ये GS2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत इटली संबंधों के हालिया विकास का विश्लेषण करें। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जब आपस में आप अपने लेवल के, अपने मतलब कैटेगरी के स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे तब। नंबर 2 क्वेश्चन है, भारत इटली रक्षा सहयोग के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें, यानी महत्व और चुनौतियाँ बतानी है। IMEC कॉरिडोर भारत और यूरोप कनेक्टिविटी को बदल सकता है, इस कथन का आप विश्लेषण करें। नंबर 4, भारत इटली संबंधों में 2012 के बाद आए बदलावों का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारत यूरोप संबंधों में इटली की भूमिका का आप विश्लेषण कीजिए। नंबर 6, क्या भारत इटली रक्षा सहयोग भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा? नंबर 7, IMEC कॉरिडोर चीन और BRI पहल का विकल्प कैसे बन सकता है? नंबर 8 जो क्वेश्चन है, भारत इटली संबंधों में आर्थिक सहयोग की सीमाएं क्या है? तो आप इन सभी का आंसर या फिर जितना भी चाहें उन क्वेश्चन का आंसर लिख के आप मेरे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सच में यूपीएससी निकालना है तो आप डेली कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन की GS के लिए मेन के लिए GS मेंस के लिए आंसर जरूर लिखें। इससे आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा और आपकी पकड़ अच्छी होगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इजराइल यूरोप में तनाव, यानी क्या अभी हाल ही में जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उससे इजराइल और यूरोप के संबंधों में तनाव आ चुका है। तो इस टॉपिक पर हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी इजराइल यूरोप में तनाव क्यों है, गाजा संघर्ष की वजह से इजराइल और यूरोप में तनाव आया है, क्यों आया है? गाजा स्ट्रिप्स में युद्ध के दौरान इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर कई यूरोपीय देशों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने मानवाधिकारों पर सवाल उठाए थे, क्योंकि युद्ध की वजह से काफ़ी सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती, काफ़ी सारे देशों में बाहर जाते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है, बच्चे महिला बच्चे या सभी लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। उनकी खाद्य आपूर्ति वो प्रभावित होती है, व्यापार प्रभावित होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होते हैं, मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। इसके अलावा उनका काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारी हिंसाएं होती हैं और गलत चीज़ें भी वहाँ पे पनपती, जैसे कि किडनैपिंग या फिर बाहर देशों में लड़कियों को बेचना, बच्चों को बेचना, या फिर सीज फायर की मांग यूरोपियन यूनियन ने इजराइल से की थी गाजा संघर्ष के बाद, लेकिन इजराइल ने उसकी बात नहीं मानी। ह्यूमन राइट्स इश्यू था, कई यूरोपीय देशों ने इसकी भी डिमांड की थी कि युद्ध विराम वे चाहते हैं, क्योंकि इससे ह्यूमन्स के जो राइट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियंस एड बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि इजराइल इसे सेल्फ डिफेंस बताता है। इजराइल ने कहा कि 7 अक्टूबर
25 को हमास ने इजराइल के ऊपर पहले हमला किया था और वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को किडनैप करके अपने देश ले गए थे। उसी के बदले में उन्होंने हमास के ऊपर अटैक किया था और हमास ने भी उसके सभी नागरिकों को वापस नहीं भेजा, कुछ को मार दिया गया था, कुछ बीवी बचे। तो ईयू का अंदरूनी विभाजन हो चुका था। इसी मुद्दे पर ईयू के जो 27 देश हैं वो आपस में डिवाइड हो गए थे इस मुद्दे के ऊपर। आधे इजराइल के साइड में थे और आधे फिलिस्तीन यानी हमास की साइड में थे। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक राय नहीं थी। इसी यूरोपियन यूनियन भी दो धड़ों में बट गई थी, दो खेमों में बट गई थी। जर्मनी था वो इजराइल के समर्थन में था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जर्मनी के जो प्रधानमंत्री हैं उसका क्या नाम है। इसके अलावा हम क्वेश्चन करेंगे आयरलैंड, स्पेन, फिलिस्तीन। आयरलैंड और स्पेन थे वो फिलिस्तीन के संपर्क में थे। तो ईयू इंटरनली डिवाइडेड हो चुका था वीक यूनाइटेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यूनिफाइड पॉलिसी के हथियार और व्यापार, कुछ यूरोपीय देश हैं इजराइल को आर्म्स सप्लाई रोकना चाहते थे, यानी कुछ यूरोपीय देश थे वो चाहते थे कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई ना की जा सके, जिससे वो उसका मतलब अटैक ना कर सके हमास के ऊपर और काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके और वहाँ एक दोबारा से मानवता को कायम किया जा सके। इसके अलावा कुछ देश इसको जारी करना चाहते थे, तो कुछ देश इसको जारी भी करना चाहते थे तो कुछ देश इसको रोकना चाहते थे। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो भारत पर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग चैलेंजेस आ गए थे। भारत को संतुलन रखना पड़ता है। इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का। अरब देशों से एनर्जी और डायस्पोरा हमारे संबंध डायस्पोरा के संबंधित है, क्योंकि वहाँ से आप एनर्जी का आयात करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जबकि मजदूर हैं वहाँ पे जो वर्क करते हैं, कर्मचारी बहुत सारे वहाँ पे गए हुए हैं। डिफेंस इम्पैक्ट जो पड़ा था, भारत इजराइल का डिफेंस टाइज मजबूत है, उस पर तनाव बढ़ने से उस पर भी काफ़ी असर पड़ा था। डिफेंस सप्लाई प्रभावित हो सकती है। एनर्जी की सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं लगभग $200 तक। ये जानकारों का मानना है कि $200 तक ये जा सकते हैं। इससे पूरे वर्ल्ड में जो आयात निर्यात के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है। इसे 2008 वाली आर्थिक मंदी भी आ सकती है और काफ़ी सारे रिसर्चर और एक्सपर्ट का मानना है। भारत ऑयल इंपोर्ट करता है और इकोनॉमिक प्रेशर इससे पड़ता है। तो IMEC कॉरिडोर पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर भी इस युद्ध का काफ़ी असर पड़ा है, जिससे यूरोप तक हमारी पहुंच प्रभावित हुई है। इजराइल और यूरोप दोनों देश इसमें शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रोजेक्ट डिले हुआ है। इंडियन डायस्पोरा, मिडिल ईस्ट में भारतीय कामगार काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनके ऊपर भी इस युद्ध का काफ़ी असर पड़ा है। युद्ध बढ़ने से सेफ्टी कंसर्न हुआ है। पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा है, यानी ग्लोबल इम्पैक्ट इसका इस युद्ध का हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हुई है। ऑयल प्राइसेस बढ़ा है। इन्फ्लेशन का बढ़ा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ा है। वेस्ट वीएस ग्लोबल साउथ डिवाइड हुआ है। इसके अलावा US और EU रिलेशन में भी मतभेद हुआ है, यानी अमेरिका और यूनाइटेड यूरोपीय यूनियन के रिलेशन पे भी मतभेद बढ़ा है। इसके अलावा ट्रेड रोटेट रिस्क भी बढ़ा है। स्वेज कैनल और रेड सी रोटेट भी इससे प्रभावित हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ा है। रिफ्यूज शरणार्थियों की संख्या पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुकी है। एड क्राइसिस बढ़ा है। इसके अलावा जो संभावित इसके जो फायदे हैं, लिमिटेड पॉजिटिव से, इसके ज़्यादा फायदे तो नहीं हैं। डिप्लोमेसी को बढ़ावा मिला है इससे। पीस टॉक्स होंगी तो इससे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाई इंडिया की मॉडिटेरियन रोल की संभावना है। मीडिएटर्स रोल की संभावना, यानी बिचौलिए की। तो इंडिया इसमें मीडिएटर्स की भूमिका निभा सकता है। नुकसान है इसके जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो युद्ध और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकते हैं। ट्रेड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। टेररिज्म रिस्क बढ़ सकता है। ग्लोबल पोलराइजेशन हो सकता है। इजराइल यूरोप के बीच मतभेद वैश्विक राजनीति में विभाजन को दर्शाते हैं, जिसका प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। इसके अलावा अब हम जानेंगे दोस्तों
वेस्ट बंगाल के अंदर बुलडोज़र, वहाँ पे काफ़ी सारी जो बिल्डिंग है उनको गिराया जा रहा है बुलडोज़र की मदद से। तो पश्चिम बंगाल में बुलडोज़र का प्रयोग क्यों हो रहा है? हाल के समय में वेस्ट बंगाल में इन किस कारण से बुलडोज़र का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है? तो अवैध निर्माण, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने में भी इसका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के लिए कानून व्यवस्था की घटनाओं के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक इसका तर्क है कि कानून का पालन ये सही से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इसके अलावा लेकिन आरोप है कि ये सिलेक्टिव एक्शन है, यानी सबके ऊपर नहीं किया जाता। राजनीतिक द्वेष भावना से, अन्य का रीजन की वजह से कुछ लोगों के यानी विरोधी पक्ष को या विपक्ष पार्टी के से संबंधित जो पार्टी होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है। बिना उचित प्रक्रिया के ही है लागू किया जा रहा है। बुलडोज़र के जो पीछे की कहानी है वो हम जानेंगे कि दोस्तों बुलडोज़र जस्टिस शब्द क्यों चर्चा में आए। तो कुछ राज्यों जैसे यूपी और एमपी में अपराध के बाद आरोपियों की संपत्ति तोड़ी गई थी। इससे इंस्टेंट पनिशमेंट की तरह पेश किया गया था। इससे जनता में स्पॉट कठोर कार्रवाई की छवि बन गई थी, लेकिन कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ पर सवाल उठे। क्या यह संवैधानिक है? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। बुलडोजर का प्रयोग करना सही भी हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट के आदेश के बाद ही होता है। वैसे सीधा अगर इसका यूज करते हैं तो यह सही नहीं है। यह तभी वैध है जब कानून के तहत और ड्यू प्रोसेस से हो। बिना नोटिस और सुनवाई के यह असंवैधानिक है। संबंधित जो अनुच्छेद आर्टिकल हैं उसमें आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 है वो कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीवन और गरिमा का अधिकार ये देता है। आर्टिकल 300A है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बिना कानून की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती का राइट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें दृष्टिकोण वह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस के डिमोलिशन नहीं हो सकता, यानी उसको गिराया नहीं जा सकता। इसके अलावा ये स्वीकार्य नहीं है, मतलब बुलडोजर पनिशमेंट है वो बिल्कुल गलत है। कौन कौन से इसमें कानून लागू होते हैं उनका डिस्कशन अब हम करेंगे। तो डिमोलिशन के लिए म्यूनिसिपल लॉज, नगर निगम अधिनियम है, टाउन प्लानिंग एक्ट, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू लॉज, ये दो कानून हैं। इसके तहत दोनों को इसके तहत ये दोनों कानून के अकॉर्डिंग प्रक्रिया की जाती है। तो सबसे पहले नोटिस देना होता है, फिर जवाब का जो मौका आदेश आता है, उसके बाद फिर से डिमोलिशन होता है। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग इससे बेहतर होता है। लोग कानून तोड़ने से डरते हैं। लॉ और ऑर्डर को मजबूत बनाता है। इसके डिसएडवांटेज हैं वो रूल ऑफ लॉ पर खतरा है अगर सिलेक्टिव यूज हो तो। इसको ह्यूमन राइट वायलेशन इससे बढ़ता है। गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पॉलिटिकल मिसयूज यूज होता है। विपक्ष को टारगेट करने का आरोप है। ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन होता है। बिना नोटिस डिमोलिशन नहीं कर सकते आप। जुडिशियरी बाईपास कोर्ट की प्रक्रिया को नज़रअंदाज करता है। भारत में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। बुलडोजर पॉलिटिकल के यानी गवर्नेंस वीएस पॉपुलिज्म डिबेट्स, स्ट्रॉन्ग स्टेज वीएस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। बुलडोजर का प्रयोग तभी वैध है जब वह कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A का उल्लंघन कर सकता है और रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक। 33% आरक्षण, संसद और महिलाओं को आरक्षण, यानी इस पे डिलिमिटेशन 1992 में इसको स्टार्ट किया था। 4 एक्ट है। 1976 में इसको फ्रीज कर दिया। 2026 में फिर से रिस्टार्ट कर दिया। तो डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना, पुनर्निर्धारण करना। इसका उद्देश्य जो है वो जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा करना है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यह कौन सा कानून है? तो डिलिमिटेशन सीधे संविधान के तहत लागू होता है। ये कानून से जुड़ा हुआ है। संविधान के प्रावधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 82 में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 170 के में इससे संबंधित नियम बताए गए हैं। प्रमुख जो एक्ट हैं वो भारत में अलग अलग समय पर डिलिमिटेशन के एक्ट बनाए गए हैं। डिलिमिटेशन एक्ट 1952 के अंदर, फिर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन एक्ट 1962 के बाद 2 में, फिर डिलिमिटेशन एक्ट 1972 के अंदर, फिर डिलिमिटेशन एक्ट बना था वो 2002 के अंदर बना था। हर एक्ट के तहत एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है। पहली बार ये शुरू हुआ था 1952 में। उसके बाद ये शुरू हुआ था दोस्तों जिसे के आधार पर 1900 उस टाइम सेंसस हुई थी। यह कितनी बार इसका निर्माण हुआ तो कुल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और ये कानून बना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जानेंगे हम कब कब बना है तो 1952 में, फिर 1953 में, फिर 1961 में, 1963 में बना था। 61 में सेंसस हुई थी, फिर 73 में, 71 में सेंसस हुई थी, 2002 में, 2001 में सेंसस हुई थी। यानी पहले जनगणना फिर उसके बाद ये कानून बना। नोट 1976 से लेकर 2021 तक डिलिमिटेशन रोक दिया गया था। डिलिमिटेशन पर रोक क्यों लगाई गई थी, इसके क्या कारण है तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इसको रोका गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर सीटों को पुनर्निर्धारण रोक दिया गया था। बाद में संशोधन 2001 में हुआ और 2026 तक इस रोक को बढ़ा दिया गया। 2026 के बाद क्या होगा तो 2026 के बाद नया डिलिमिटेशन संभव है सेंसस 2021-2026 के आधार पर। तो इसमें डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सदस्य जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट ईसी होते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र को कोर्ट में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। डिलिमिटेशन का उद्देश्य है समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा, 80 और 80 सीटों का निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके फायदे होंगे जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी समानता, हर वोट की बराबर कीमत। इसके अलावा डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतंत्र में मजबूती आएगी, सही प्रतिनिधित्व मिलेगा, फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में पारदर्शिता आएगी, पॉपुलेशन बेस्ड फेयरनेस आएगी। डिसएडवांटेज है इसको नॉर्थ वेस्ट साउथ इश्यू बढ़ सकते हैं, यानी उत्तर दक्षिण के इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों को ज़्यादा सीट मिलने की संभावना है। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, यानी राज्यों में विवाद हो सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल पेनल्टी हो सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। वर्तमान जो बहस इसकी चल रही करंट इश्यू है वो 2026 के बाद साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया डिबेट, पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो सकता है, फेडरलिज्म चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। 1952 में फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट आया। डिलिमिटेशन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था, यानी इसको फ्रीज किया गया था। 48वां जो डिलिमिटेशन अमेंडमेंट एक्सटेंड फ्रीज, इसको 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया था, यानी 1976 में इसको फ्रीज किया गया था, 2006 में इसको दोबारा से बढ़ाया गया था। एक्सटेंड फ्रीज 2026 तक इसको किया गया था। आर्टिकल 82 और 170 के अकॉर्डिंग कमीशन फाइनली अथॉरिटी होती है इसकी। डिलिमिटेशन भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन और संघीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। राज्य का दर्जा देने की मांग भारतीय संघीय ढांचे के लचीलापन को दर्शाती है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से लागू करना आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय एकता और विकास दोनों सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अगली न्यूज है दोस्तों, स्टेटहुड की क्या मांग है, यानी बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेटहुड की मांग करते हैं। ये स्टेटहुड की मांग क्या होती है तो स्टेटहुड डिमांड जो है वो किसी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से संबंधित होती है। दर्जा देने की मांग है, मतलब अपनी सरकार, अपनी विधानसभा और ज़्यादा प्रशासनिक अधिकार
अपनी सरकार, अपनी विधानसभा और ज़्यादा प्रशासनिक अधिकार। इसके पीछे जो कानून है वो भारत में नए राज्य बनाने या दर्जा बदलने की शक्ति जो देते हैं वो कानून इस प्रकार है। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी 2 और 3 ये नए राज्य बनाने और दर्जा देने की शक्ति देते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो ये संसद ये काम कर सकती है, यानी नए राज्य बनाना, उनके नाम परिवर्तन करना, क्षेत्र परिवर्तन करना, ये सब कार्य कौन करेगी, संसद करेगी। यानी नए राज्य बनाना, उसकी सीमा चेंज करना, इसका नाम बदलना, ये सब काम जो करेगी वो संसद करेगी। और राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये नियम संविधान यानी कानून बनेगा। संबंधित राज्य से राय नहीं ली जा सकती। इसमें संसद में बिल पास होगा। वर्तमान में कहाँ कहाँ स्टेटहुड डिमांड हो रही है तो ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। इसके अलावा 2019 में राज्य से यूटी बना था जो जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी पूर्ण राज्य दर्जे की मांग हो रही है। अब फिर से स्टेटहुड की मांग हो रही है। इसके अलावा लद्दाख में भी पूर्ण राज्य दर्जे की मांग हो रही है और वहाँ पे विधानसभा। इसके अलावा 6th शेड्यूल स्टेट दिल्ली के अंदर मुद्दा पूर्ण राज्य दर्जा है। एलजी और सीएम पावर कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अंदर वहाँ का जो राज्यपाल और सीएम के बीच में जो लड़ाइयाँ चलती रहती उसकी वजह से भी मेन मुद्दा है। इसके अलावा गोरखालैंड को भी अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। इसके अलावा विभद्रा महाराष्ट्र से अलग राज्य होने की मांग कर रहा है। इसके अलावा है बुंदेलखंड, ये विकास के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहा है। अगला है बोडोलैंड पहले से आंशिक स्वायत्ता मिली हुई है, फिर भी ये अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। स्टेटहुड डिमांड क्यों की जाती है, इसके क्या कारण है, तो इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है, विकास असमानता होते हैं उसमें विकास को समानता लाने में सहायता मिलती है, सांस्कृतिक पहचान मिलती है, राजनीतिक प्रतिनिधि सही मिलता है, जाति भाषा क्षेत्र के हिसाब से। इसके जो एडवांटेज हैं वो बेहतर प्रशासन होता है, छोटे राज्य एफिशिएंट गवर्नमेंट चाहते हैं, क्षेत्रीय विकास पर पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो राज्य क्या करते हैं, वो क्षेत्र अलग से अपना स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि वो अलग से अपना ध्यान दे सके। पहचान की सुरक्षा, लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर भी अलग स्टेट बनाने की डिमांड की जाती है। इसके डिसएडवांटेज हैं वो इस प्रकार हैं। क्षेत्रीयतावाद, देश में विभाजन की भावना, आर्थिक बोझ यानी नए राज्य का खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, बार बार मांग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था वो 1956 के अंदर बना था, यानी 1956 के अंदर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। उसके तहत राज्यों का निर्माण किया जाता, अलग राज्य बनाए जाते हैं। तो उस टाइम भी काफ़ी सारे राज्य बने थे। क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2000, लास्ट जो राज्य बनाया गया था वो 2014 के अंदर बनाया गया था और उसका नाम क्या था, तेलंगाना। उससे पहले कितने राज्य बने थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम 2026, इस पर हम अभी डीपली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 क्या है, तो यह एक संशोधित बिल है जो यूटी में विधानसभा सीटों और चुनाव व्यवस्था में बदलाव करता है। इसका मुख्य जो क्षेत्र लागू होते हैं वहाँ पे है ये दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में यह लागू होता है। इसका जो उद्देश्य है डिलिमिटेशन लागू करना, महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना, इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुधारना है। किन कानूनों में संशोधन किया गया है, तो यह बिल इन एक्ट को बदलता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19। इसके पीछे का कानूनी आधार है, ये अकेला बिल नहीं बल्कि एक बड़े रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा है। डिलिमिटेशन बिल 2026, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131 फर्स्ट बिल 2026 के अंदर लाया गया है। यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल
2026। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्य प्रावधान है की फीचर्स हैं वो डिलिमिटेशन यानी प्रीसीमन करना है। इसके अलावा यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में नई सीटें तय होंगी, बाउंड्रीज बदली जाएगी, महिला आरक्षण 33% रिजर्वेशन लागू करने के लिए सीटों का पुनर्विन्यास किया जाएगा, यानी सीटें अब लगभग 543 सीटें हैं और उसके बाद 850 सीटें होने की संभावना है। विधानसभा सीटों में बदलाव होगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी में सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। नॉमिनेटेड मेंबर्स में कुछ यूटी में बदलाव आएगा, नामित सदस्यों की संख्या और भूमिका बदलेगी, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी अधिक सीटें अधिक प्रतिनिधित्व होगा। इसमें 5 बार इतिहास 5 बार डिलिमिटेशन हो चुका है। पहला डिलिमिटेशन हुआ था 1992 के अंदर, 52 के अंदर, फिर 1976 के अंदर, फिर 2001 के अंदर और फिर 2026 के अंदर फिर से शुरू होने वाला। 2052 में पहला हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उस टाइम इस पे रोक लगाई गई थी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई थी। 2001 में इसको फ्रीज किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, उस पर रोक आगे बढ़ाई गई थी 84वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 2026 में फिर से शुरू होने वाला है। 2026 में इसमें नए रिफॉर्म्स जोड़े जा रहे हैं। तो यह बिल क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए, जनसंख्या इम्बैलेंस सुधारने के लिए, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत करने के लिए। इसके जो फायदे हैं, एडवांटेज: बेहतर प्रतिनिधित्व, पॉपुलेशन बेस्ड फेयर सीट्स, महिला सशक्तिकरण, 33% रिजर्वेशन, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनावी सुधार, अपडेटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके नुकसान है इसके वो नॉर्थ वेस्ट साउथ विवाद, पॉपुलेशन बेस्ड सीट से इम्बैलेंस हो सकता है, राजनीतिक विवाद, राज्यों यूटी में असहमति, डिलिमिटेशन डिले हो सकता है, सेंसस पर निर्भर करता है कब तक जनगणना होगी उसके बाद ही ये लागू होगा, केंद्र का ज़्यादा नियंत्रण। इसके अलावा यूटी में फेडरलिज्म कंसर्न्स प्रमुख कंसर्न होगा। इससे प्रमुख जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो सेंसस डिले हो सकता है, पॉलिटिकल कंसेंसस बढ़ सकता है, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है इससे। इसके अलावा हम एक नेशनल पार्क की अब डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। यह एक नेशनल जो पार्क होते हैं ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं। हर साल इनसे कोई ना कोई टॉपिक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इंडिया का एक स्टेट है और ESTD 1976 में इसको 1936 में इनको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, रॉयल बंगाल टाइगर इसमें पाए जाते हैं, एशियाटिक एलिफेंट पाए जाते हैं, लियोपार्ड, ये 600 बर्ड स्पेसीज इसमें पाई जाती हैं। और दिखाला जोन है ये रिवर और कोसी नदी के किनारे है, यानी इसमें जो नदी निकलती है कोसी नदी निकलती है। लीगल जो प्रोटेक्शन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंदिरा गांधी के टाइम बना था ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लाया गया था, यानी कानून बनने के 1 साल बाद इसमें इको सेंसिटिव जोन बनाए गए थे जिसके तहत इन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाएगा और इसमें पशु जैव विविधता पक्षियों को बचाया जाएगा। उत्तराखंड लैंड और रेवेन्यू लॉज इसमें है। इसके अलावा कंजर्वेशन है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी, एंटी पोचिंग, सस्टेनेबल टूरिज्म, हैबिटेट प्रोटेक्शन। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। बर्थ प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है ये उत्तराखंड के अंदर। ये कौन कौन से इसमें जिले आते हैं? तो इसमें 3 जिले आते हैं, नैनीताल, पौडी और गढ़वाल। कोसी नदी के किनारे है ये। रामगंगा रिवर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हिस्ट्री जो इसकी है ये, तो इसको स्टेबल किया गया था 1936 में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें हिल्ली नेशनल पार्क है, यानी इसका नाम पहले क्या था? हिल्ली नेशनल पार्क। बाद में इसको रामागंगा नेशनल पार्क
रामगंगा नेशनल पार्क रखा है। फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी 3 नाम रखेगी उसकी, हिली नेशनल पार्क, बाद में रामगंगा नेशनल पार्क और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसके नाम पर ये नाम रखे गए? तो जिम कॉर्बेट। विशेषताएं जो इसके फीचर्स हैं, तो ये भारत में पहला नेशनल पार्क है, यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बाद ये पहला नियम है जो 1972 में बनाया था। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद पहला रिजर्व क्षेत्र। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। वनस्पति इसमें फ्लोरा, साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। घास फ्लोरा है यानी वनस्पति, इसमें साल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। साल फॉरेस्ट, घास के मैदान, ग्रासलैंड, नदी के किनारे यानी जीव जंतु है जो इसमें, वो मुख्य रूप से बंगाल टाइगर, अन्य जो जीव है वो हाथी, तेंदुआ, हिरण और जंगली सूअर यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षी हैं वो, पक्षियों की कम से कम यहाँ पे 600 स्पीसीज यहाँ पे पाई जा रही है। प्रमुख जो नदियां हैं ये रामागंगा रिवर है, यानी रामगंगा रिवर के नाम पे ही इसका पहला नाम रामगंगा रखा गया था। फिर इसके दूसरी जो रिवर है इसमें निकलती है वो कोसी रिवर, यानी 2 रिवर है, 2 रिवर है, इनका नाम आप याद रखिए, रामगंगा रिवर और कोसी रिवर। जो संबंधित, इससे संबंधित जो कानून है वो इस प्रकार है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम बना था। उसके बाद 1973 में क्या बना था, ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। टाइगर रिजर्व स्टेटस के लिए पहला नेशनल पार्क है ये 1936 में इसको बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में लागू हुआ था। उसके बाद पूरे भारत में टाइगरों की संख्या को संरक्षित करने पर जोर दिया गया था, टाइगर को संरक्षित करने पर जोर दिया गया था। और अभी भी टाइगर जनगणना हुई है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी मात्रा में टाइगर बढ़े हैं, देश में वृद्धि हुई है टाइगरों की संख्या में। हर 4 साल में टाइगरों की जनगणना की जाती है। तो यही न्यूज हमने कल परसों में डिस्कस की थी, आज रिवाइज हो रहा है। तो बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, ये हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। रामगंगा रिवर टाइगर रिजर्व, जो इसके चैलेंजेस हैं वो मानव और वन्य जीव संघर्ष होता है, क्योंकि इसको रिजर्व कर दिया तो वहाँ पे रहने वाली जो लोकल जनजाति हैं उसको घास फूस की समस्या आती है, इसके अलावा ईंधन जुटाने में समस्या आती है, और अन्य जो जंगल में रहने वाले जो लोगों को वहाँ से जंगल के ऊपर उसकी क्या होती है, दिनचर्या चलती है, यानी उसकी जो लाइफ साइकिल चलता है, उसको जो रोजगार मिलता है वो जंगल से मिलता है। अभी इनको संरक्षण करने पर उनकी सब एक्टिविटीज वहाँ पे बंद हो जाती हैं, तो ये मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो वन्य जीव जंगली जानवर है वो मानव के ऊपर अटैक भी करते हैं। पर्यटन पर दबाव बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, अवैध शिकार होता है। इसके अलावा संरक्षण के जो प्रयास कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा क्या था, इको टूरिज्म रेगुलेशन लाया गया था, इससे भी क्या करते हैं, संरक्षण किया जाता है। 1976 के अंदर ये 1936 में फर्स्ट पार्क बनाया गया था, टाइगर रिजर्व रामगंगा रिवर उत्तराखंड के अंदर। मेन आंसर लाइन जो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में वन्य जीव संरक्षण का अग्रणी उदाहरण है, जिसने प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे MiG-29 क्या है। MiG-29 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में इसका न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये विमान हमने 1986 के अंदर रशिया से लिया था, और रशिया से लेने के बाद उस टाइम USSR था, और उससे हमने गुप्त डील के द्वारा लिया था। जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो पश्चिम कंट्री है, उनको तो इसके बारे में पता भी नहीं था, नीचे नीचे सच था लेकिन खुल के नहीं पता था। तो उस टाइम हमने USSR से यानी रशिया से ये MiG-29 लिया था, जिससे हमारे रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मजबूती मिली थी। तो एयर सुपेरियरिटी, इंटर कैप्शन, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट किस देश से लिया गया था, तो ये मूल देश सोवियत यूनियन, यानी अब जो रूस बन चुका है, उस टाइम में सोवियत यूनियन से लिया गया था। सोवियत संघ रूस से खरीदा गया था। भारत में कब आया था, तो पहली इंडक्शन इसकी आई थी 1987 में आई थी, भारतीय वायुसेना में शामिल इसको किया गया था। ऑपरेटर जो इसका क्या था, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी। मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, ट्विन इंजन है इसमें, यानी 2 इंजन है, हाई
MiG-29 को अभी अपग्रेड किया गया है। तो MiG-29 UPG इसका जो इंडियन स्पेसिफिक जो न्यू वर्जन है उसका नेम है MiG-29 UPG, अपग्रेड बाई रशिया के द्वारा किया गया है। बेटर इसमें अच्छे रडार लगाए गए हैं अच्छे किस्म के, जिसका नाम जुखमी नाम है। इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, यानी इसमें हवा में इसमें रिफ्यूल यानी ईंधन भरा जा सकता है। लॉन्ग रेंज का है ये, लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा इसकी अपग्रेड टाइम लाइन है 2008 के बाद ये मॉडर्नाइजेशन इसका किया गया है। इससे पहले इसका जो न्यू वर्जन आया था वो 2008 में आया था, उसके बाद कब आया 2026 के अंदर आया है। भारतीय नौसेना को ये समर्पित है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का जो संस्करण है MiG-29K कैरियर बेस्ड है ये। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेटर होता है। यूज्ड ऑन INS विक्रमादित्य द्वारा। विभिन्न इसके वर्जन है ये MiG-29 ओरिजिनल, यानी हमने रशिया से इसको जो लिया था MiG-29 लिया गया था। उसके बाद इसमें काफ़ी अपडेट किया गया, इसको न्यू इसमें टेक्नोलॉजी जोड़ी है। तो सबसे पहला जो वर्जन था वो MiG-29B था, एक्सपोर्ट वर्जन था ये। फिर उसके बाद MiG-29K ये नेवी के लिए। MiG-29 UPG इंडियन अपग्रेड, इंडिया ने किया इसको। MiG-29 SMT मॉडर्नाइज्ड है। इसके फायदे जो एडवांटेज हैं वो हाई एजिलिटी, डॉग फाइट में मजबूत है ये। इसके अलावा पावरफुल इंजन है इसके अंदर, फास्ट इंटरक्राफ्ट कैप्शन है इसके अंदर, अपग्रेड पोटेंशियल है, मॉडर्न नुकसान जो इसके हैं वो हाई मेंटेनेंस है, यानी इसका मेंटेनेंस करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और टाइम भी लंबा लगता है। कॉस्टली अपकीप है ये। इसके अलावा लिमिटेड रेंज है इसकी ओल्ड वर्जन के। फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग। इसके द इंजन प्लेटफॉर्म है वो इसका इतना अच्छा नहीं है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। भारत के लिए महत्व है इसके एयर डिफेंस कैपेसिटी को, ये कैपेसिटी बढ़ाता है। चाइना पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने में सहायता करेगा। नेवी कैरियर ऑपरेशन बढ़ाने में भी सहायता करेगा। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं, इसके चैलेंजेज हैं, यानी इससे क्राइसिस इश्यू बढ़ सकते हैं। शार्प पार्ट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया प्रभावित हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अब हम की फैक्ट मोटे मोटे पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं। 1987 में इसको इंडक्शन किया गया था। सोवियत संघ में ने इसको बनाया था। MiG-29 UPG अपग्रेड वर्जन है जो भारत ने बनाया है। MiG-29 के नेवी को मल्टी रोल फाइटर है ये, यानी बहुध्रुवीय क्षेत्रों पर ये लड़ाई कर सकता है। इसके अलावा DADAR यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब रेडियो वेव्स भेज के किसी वस्तु की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे रडार क्या होता है, रडार की टेक्नोलॉजी क्या है। तो रेडियो वेव्स भेजकर किसी वस्तु की स्थिति, दूरी, गति और दिशा का पता करना। रडार सिस्टम रेडियो वेव्स भेजता है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, जो आपस में आने में लगे समय से दूरी, डिस्टेंस, गति, वेलोसिटी और दिशा, डायरेक्शन का पता चलता है। डिस्टेंस का सिद्धांत, जहां दूरी d/c प्रकाश की गति और t समय है। तो रडार के जो प्रकार होते हैं वो पल्स रडार अलग अलग पल्सेस भेजता है। कंटिन्यूस वेव्स रडार जो होते हैं वो लगातार सिग्नल भेजता है। इसके डोपलर रडार होते हैं, गति मापने में उपयोगी होते हैं। वेदर रडार होता है, मौसम की जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी इसका उपयोग होता है, वो डिफेंस के क्षेत्र में किया जाता है। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए, दुश्मनों की मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, वेदर के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, यानी बारिश तूफान का पता लगाने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए भी, या फिर देश के अंदर आने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने के लिए भी रडार का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन के अंदर, शिपिंग और एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए
शहर की जो ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए भी, स्पीड डिटेक्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। भारत में उपयोग इसरो और डीआरडीओ द्वारा इसका एयर डिफेंस सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इसके जो फायदे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन ये कर सकता है, ऑल वेदर में ये काम करता है, नाइट में भी ये काम करता है। इसके जो लिमिटेशन है, नुकसान है, वो स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से बचना मुश्किल है, यानी स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से ये पकड़ा जा सकता है। हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो हाई होती है। इंटरफेरेंस इश्यूज इसके होते हैं। यूपीएससी के लिए जो की पॉइंट्स है वो फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, इसका वर्क ऑन रेडियो वेव्स पे काम करता है। डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस वेदर यूज होता है, डिफेंस और वेदर में यूज होता है। मेन आंसर लाइन है वो रडार तकनीक आधुनिक रक्षा और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो रेडियो वेव्स के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति और गति का पता लगाने में सक्षम है। अब हम जानेंगे दोस्तों यूपीएससी से संबंधित 10 वन लाइनर क्वेश्चन, जो डेली मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। इससे आपको बहुत सारी न्यूज़ रिपीट करने में, उसको रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी और आपको सारी न्यूज़ उंगलियों पे याद हो जाएंगे। तो G20 समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में कौन से देश शामिल हैं? तो इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया और इथोपिया, ये इसके नए देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। हाल ही में इजराइल गाजा संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा है? तो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इसका मुख्य कारण रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। भारत का पहला डिजिटल सेंसस कब प्रस्तावित है? तो 2026 में। हाल ही में किस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल से जोड़ा गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ था? 2023 के अंदर। हाल ही में किस राज्य में डिलिमिटेशन चर्चा में है? किस राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर। वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? तो ये सिमुलेटेशंस इलेक्शन से संबंधित है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। डिलिमिटेशन किस आधार पर होता है? सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर। वुमेन रिजर्वेशन बिल में कितना आरक्षण प्रस्तावित है? 33% आरक्षण। इसके डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित नया कानून कौन सा है? तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके अलावा साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो निसार मिशन किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? तो इंडिया और यूएसए का। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग किस में होता है? तो हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग होता है। 5G तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेलीकम्युनिकेशन एनवायरनमेंट से संबंधित है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था सबसे पहले? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत सबसे पहले 1973 में शुरुआत हुई थी। उससे पहले 1975 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया था। COP28 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो दुबई में। लाइफ मिशन किससे संबंधित है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से। डिफेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो MiG-29 किस देश का एयरक्राफ्ट है? तो ये रशिया का एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इसमें भारत ने मॉडरेट किया है इसको और उसका न्यू वर्जन है, तो उसका न्यू वर्जन का क्या नाम है? अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? एयरक्राफ्ट कैरियर। इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। अब GST कब लागू हुआ था? तो ये 2017 में लागू हुआ था। डिजिटल रुपीज किससे संबंधित है? तो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित है। इसके अलावा यूपीएससी में आने वाले 10 सिनोनिम्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं और ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी PDF भी निकलवा सकते हैं, हार्ड कॉपी निकलवा कर उसको रिवाइज के लिए अपने पास रख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।